हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका एक और लेक्चर के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक्स की। तो आपको अगर याद हो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले तो ये सब करने से पहले सभी को उस दिन मैं हैप्पी दिवाली बोलना भूल गया था। सभी को बिलेटेड हैप्पी दिवाली। आई होप आप लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया होगा, काफ़ी मस्ती की होगी। और ठीक है, एक दिन दो दिन इंजॉय करने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, बशर्ते रोज इंजॉय अब नहीं करना है, ठीक है ना। आदत खराब नहीं करनी, हमें रोज पढ़ना भी है क्योंकि अभी हम क्लास 10th में हैं। देखो यहाँ पे तो लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक्स में आपको क्या बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पार्ट में मैंने आपको बोल दिया था कि हम 10 टाइप में पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो खत्म कर देंगे। कितना भी इजी क्वेश्चन है बोर्ड्स के हिसाब से, कितना भी टफ है, आप सब बना दोगे। अब देखो कई बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर आप डायरेक्ट आइडेंटिटीज पे आ जाइए, रेशियोज छोड़िए। देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब रेशियोज पे, मैं आप जब आइडेंटिटीज पे जाऊंगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों ये जो रेशियोज मैंने बताए हैं वो आइडेंटिटी के लिए इतने इंपॉर्टेंट है। मैं उनको यूज करूंगा आगे, आपको अभी रियलाइज नहीं हो रहा, लेकिन अभी आप ध्यान से सुनते जाना, मैं इनको यूज करूंगा आगे। इसलिए आप पहले ये टाइप अच्छे से क्लियर कर लो, क्योंकि जब तक आपको आइडेंटिटी अच्छे से क्लियर नहीं होगा ना, देखो आपका डाउट होता है सर आइडेंटिटी क्लियर नहीं है, जब तक रेशियो क्लियर नहीं होगा ना आइडेंटिटी कभी क्लियर नहीं हो सकती। तो पहले रेशियो एकदम क्लियर कर लो। हर चीज जो बताता हूं ना टाइप वाइज तुरंत क्या करो, जो सवाल मैं लिखता हूं या इसको फास्ट वे में सॉल्व करता हूं उसको अपने कॉपी पे खुद एक बार सॉल्व करके देखो और आंसर को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। कि सर आपने जो टाइप 3 बताया उसका ये आंसर है, जो आपने टाइप 4 बताया उसका ये आंसर है। ऐसे करके आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आप बुक उठाओ, सॉल्व करना स्टार्ट करो। जैसे ही देखो 10 टाइप खत्म होगा, मैंने टाइप 6 तक बता दी थी, कोशिश करूंगा कि टाइप 10 तक यहां पे बता दो। क्लियर है? तो चलो जुड़ जाओ सभी। आई होप आप लोगों की दिवाली अच्छी रही होगी, काफी इंजॉय किया होगा आप लोगों ने। तो सभी वापस यहां पे आ जाए। अब चलो स्टार्ट करने वाले हम कुछ देर में, तो जुड़ जाएं सभी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अच्छे रिव्यूज भी आ रहे हैं। हाँ, एक और स्टूडेंट का कमेंट आया था सर थोड़ा फास्ट है, स्लो। देखो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 10th में अभी पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री हल्की फुल्की आती है। हाँ, उसको मैं ब्रशअप कर रहा हूं, उसको मैं अच्छा कर रहा हूं, उसको मैं गाइड कर दे रहा हूं कि अच्छा कैस डायरेक्शन से पढ़ो कि टाइम भी कम लगे और काम भी हो जाए, ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल भी ना छूटे। तो कभी किसी स्टूडेंट को अगर ये इशू आ रहा है ना कि सर स्पीड थोड़ा फास्ट हो जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा स्लो रहूं कंपेरेटिवली लास्ट क्लास से। और उसके अलावा उस चीज को ना 2 बार देखो, 3 बार देखो प्ले करके, ऐसा हो ही नहीं सकता समझ में ना आए। 3 बार सुनोगे ना वो दिमाग में चीज जाएगी, उसके बाद पॉज करो तुरंत, अच्छा सर ने ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, बस हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी आपकी ट्रिग्नोमेट्री खत्म करूं, ठीक है। एकदम कम से कम क्लासेस में आपकी पूरी लाइव क्लासेस के हिसाब से पूरी ट्रिग्नोमेट्री को मैं खत्म कर दूं। चलो अब तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो लास्ट क्लास में हमने टाइप 6 तक कर लिया था, अब देखो टाइप 7। चलो जुड़ जाएं सभी। हेलो, हाय, हेलो एवरीवन। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो टाइप 7 देखते हैं, क्या देखेंगे अभी, टाइप 7। और देखो टाइप 7 में हमें क्या देखना है। तो टाइप 7 के टाइप ऑफ जो प्रॉब्लम होते हैं ना, टाइप 7 के जो आपके टाइप ऑफ प्रॉब्लम होते हैं वो क्या है ना, देखो टाइप क्या है, व्हेन इन टर्म्स ऑफ अननोन, व्हेन रेशियोज आर इन टर्म्स ऑफ अननोन, यानी आपको आपके जो रेशियो दिए हैं ना वो अगर अननोन के टर्म्स में दिए हैं ना, तब हम ये टाइप 7 यूज करते हैं। अब क्या है ये अननोन के टर्म्स में रेशियोज देने का मतलब, अब यहां पे सभी ध्यान देंगे कि मान लो आपके सामने मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ध्यान से सुनना, ठीक है। आपके सामने मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने बनाया, ये आपको फिगर ने नहीं बनाया, यहां पे हम समझेंगे इसलिए मैंने बनाया। आपको क्वेश्चन में देखो बस क्या गिवन है कि आपको गिवन है कि साइन थीटा मान लो कितना दिया है, आपको मान लो साइन थीटा दिया है a² माइनस b² डिवाइडेड बाई a² प्लस b²। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, अदर आइडेंटिटीज। क्या कैलकुलेट करना है, अदर आइडेंटिटीज। देखो एक ये टाइप होता है, क्या टाइप है इसमें, कुछ अलग नहीं है ज्यादा, आपको सिंपली कुछ नहीं दिया क्वेश्चन ने, आपको साइन थीटा बता दिया, आपसे दूसरी आइडेंटिटी पूछ रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी आइडेंटिटी की बात हो तो सबसे पहले क्या करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। तो तुरंत आपने बगल में क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, आपने मान लो नाम दिया ABC, ठीक है, क्लियर है। अब देखो उसने साइन थीटा कुछ बताया, मान लो मैंने इसको थीटा बना दिया, मान लो आपकी मर्जी थी, इसको भी बना सकते थे, उसी हिसाब से P और B बदल जाएंगे जैसा हमने देखा था। अब देखो इसको जब मैंने थीटा बना दिया, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस,
यानी ये जो साइन थीटा है, ये जो साइन थीटा है एक्चुअली इसमें ये ऊपर वाला क्या है, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, नीचे वाला क्या है, बेस का काम कर रहा है। समझा था हमने ये? तो ऊपर वाला परपेंडिकुलर है, यानी ये जो साइड है ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और नीचे वाला क्या कर रहा है, देखो बेस का नहीं, ये हाइपोटेनियस का काम करेगा। ये किसका काम करेगा, बेस का नहीं, हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, तो ये हाइपोटेनियस बन जाएगा। तो हाइपोटेनियस ये है, और इसकी लेंथ देखो क्या दी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दी है। इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या सभी को? अब देखो मेरे को कोई भी निकालनी है आइडेंटिटी, तो निकालने से पहले मेरे को ये साइड निकालनी पड़ेगी। अब यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है, और ये टाइप इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि ये जो वैल्यू निकल के आएगी ना, लगेगा तो पाइथागोरस थ्योरम ही, वो डिपेंड करेगा ए और बी पे, क्योंकि सब कुछ ए और बी के टर्म्स में ही आएगा। तो एक बार निकाल के देखते हैं, देखो एसी आता क्या है। पाइथागोरस से हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि मेरा जो ए बी का स्क्वायर होगा वो ए सी के स्क्वायर प्लस किसके, बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। अब मेरे को यहां से ए सी निकालना है, तो ए सी क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, तो कितना हो गया, रूट अंडर ए बी क्या है, देखो ए बी का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस देखो बी सी का स्क्वायर, बी सी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, मैंने क्या कहा था, जहां दिखे एलजेब्रा लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो ए प्लस बी करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर स्क्वायर दो बार, 2a स्क्वायर इंटू ए माइनस बी करोगे, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कट जाएगा, 2b स्क्वायर आ जाएगा। दो 2 है तो इसके बदले एक 2 बाहर हो जाएगा, ए स्क्वायर के बदले एक ए बाहर हो जाएगा, बी स्क्वायर के बदले एक बी बाहर आ जाएगा। ये साइड क्या आ गया आपका, 2ab निकल के आ गया। यानी जो तीसरा साइड होगा वो भी अननोन के टर्म्स में ही आएगा, क्योंकि मैंने देखो यहां पे नंबर नहीं दिया, उसने बस कुछ ए बी पी क्यू किसी भी फॉर्म में दे सकता है, वो अननोन के टर्म में ही आपको थीटा देगा। अब आपसे बाकी चीजें कुछ भी पूछे, यहां से कोई पूछेगा कॉस थीटा बताओ, क्या बता दोगे, कॉस थीटा बता दोगे यहां से 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपसे कोई पूछे tan थीटा बताओ, क्या बता दोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab बता दोगे। कुछ भी पूछे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? क्या था आपका ये टाइप 7, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखो नेक्स्ट टाइप देखो, टाइप 8। टाइप 8 देखो क्या है यहां पे। अब देखो टाइप 8 की बात करते हैं, क्या है टाइप 8 में, अब ऑब्जर्व करते हैं। देखो टाइप 8, अब देखो टाइप 8 में क्या है ना, टाइप 8 में ज्योमेट्री वाले प्रॉब्लम आएंगे। क्या आएंगे, ज्योमेट्री वाले प्रॉब्लम। क्या है देखो ज्योमेट्री वाले प्रॉब्लम में, अब यहां पे ध्यान देंगे सभी। चलो देखो अब ज्योमेट्री वाले प्रॉब्लम में क्या होगा। देखो टाइप 8 जो होगा आपका, ये होगा ज्योमेट्री वाले प्रॉब्लम का, ज्योमेट्री डिपेंडेंट प्रॉब्लम्स, ज्योमेट्री डिपेंडेंट प्रॉब्लम्स। अब क्या होंगे ये ज्योमेट्री डिपेंडेंट प्रॉब्लम्स में, अब यहां पे ध्यान देंगे, ये आपका क्या है टाइप 8 है। इसमें क्या करेगा ना, क्वेश्चन आपको एक ज्योमेट्रिकल फिगर दे देगा। अब आपसे चीजें पूछी जाएंगी। क्या करेगा, आपको एक फिगर गिवन होगा और आपसे चीजें पूछी जाएंगी। फिगर गिवन होगा और चीजें पूछी जाएंगी। क्लियर है? तो कैसे, मान लो एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने एक फिगर बना दिया। कैसा फिगर बनाया है, देखो यहां पे मान लो आपके सामने मैंने एक फिगर बना दिया है, जहां पे एक ऐसा फिगर बनाया, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा ही कुछ बनाया इस तरीके से, और यहां पे क्या किया, इस तरीके से ऐसे ज्वाइन कर दिया। मैंने यहां थीटा बोल दिया है, मैंने आपको बोल दिया है कि ये पूरी साइड का लेंथ a है, मैंने आपको बोल दिया ये पूरी साइड का लेंथ b है, और इसके अलावा ये थीटा मैंने आपको बना के दे दिया। तो मैंने आपको a दे दिया, b दे दिया, एक ट्राइंगल बोल दिया, मान लो ट्राइंगल है a b c और ये d, ठीक है। इस d को अच्छे से लिख लो वरना कंफ्यूजन होगा। ये पॉइंट क्या है, d है। इस साइड की लेंथ मैंने a बोल दी, इस साइड की लेंथ आपको b बोल दी, और आपको यहां पे एक चीज गिवन कर दिया। क्या गिवन कर दिया आपको इस क्वेश्चन में, मैंने दे दिया कि AD क्या है, DB के बराबर है। AD क्या है, DB के बराबर है। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको इसमें क्या करेगा, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, मेरे को साइन थीटा बताओ, कॉस थीटा बताओ, टैन थीटा बताओ, सेक थीटा बताओ, कोई भी आइडेंटिटी आपसे पूछी जा सकती है।
क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो फिगर समझ में आया? ज्योमेट्रिकल डिपेंडेंट प्रॉब्लम्स यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो पूछेगा, लेकिन आपको पहले से एक फिगर दे देगा वो, अब आपसे कुछ भी पूछेगा। तो फिगर आपके सामने जैसे इस तरीके से दे दिया उसने फिगर में आपको एक थीटा बता दिया। अब देखो थीटा की क्या खासियत है, पूरा एंगल थीटा नहीं है, छोटा सा एंगल थीटा है, फिगर है इसी वजह से डिपेंडेंट है इस पे। पूरी साइड आपको ए बोल दी, पूरी साइड बी बोल दी, ये नहीं बताया। अब आपसे मान लो कुछ भी पूछे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब यहां ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना सभी। देखो यहां पे अगर ये पूरी लेंथ ए है, ये पूरी लेंथ बी है, तो क्या मैं बीसी नहीं निकाल सकता? क्या आ जाएगा बीसी? बीसी क्या आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, बीसी क्या आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बीसी बता दोगे सर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। सभी पाइथागोरस लगा के देखो, यही आ जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं तो थम्स अप दो एक बार कमेंट सेक्शन में। अभी तक जो टाइप बताया वो समझ में आया तो थम्स अप दो। ये चीज समझ में आई? ये कितना निकल के आ गया? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के बदले अब मैं आपको यहां पे ये लिख दूं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कोई दिक्कत किसी को? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, यही लेंथ निकल के आई है। अब देखो यहां से अगर कोई आपसे पूछे, क्या पूछे? मान लो साइन थीटा पूछे, क्या बताओगे? पी बाई एच। क्या बताओगे? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। लेकिन इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? पूरी लेंथ है क्या? नहीं, सिर्फ इतनी लेंथ ही परपेंडिकुलर का काम कर रही है। और ये लेंथ मुझे मालूम है क्या? नहीं मालूम है, लेकिन इसके लिए क्वेश्चन ने डाटा दिया एडी डीबी के बराबर है, यानी ये लेंथ इसके बराबर है। तो अगर ये लेंथ इसके बराबर है तो क्या मैं नहीं कह सकता पूरी लेंथ ए है तो ये वाली लेंथ भी ए बाई टू, ये वाली लेंथ भी ए बाई टू। क्लियर है? तो P कितना आ गया? परपेंडिकुलर, साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर तो आ गया a बाई टू डिवाइडेड बाई h। h देखो h क्या है? हाइपोटेनियस। ये भी नहीं पता है, निकाल सकते हैं। अब ये निकाल लिया है तो ये भी निकाल लेंगे। कितना आएगा हाइपोटेनियस? सभी देखो अगर मैं आपसे पूछूं यहां से CD बताओ, क्या बता दोगे? CD हाइपोटेनियस है। देखो रूट अंडर इसका स्क्वायर यानी कि रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट गायब हो जाएगा, क्या बन गया? नीचे बचा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? ए बाई टू का स्क्वायर, तो ए बाई टू का स्क्वायर कर दो। क्लियर है? ये आ जाएगा यानी आपके हाइपोटेनियस। इसको सॉल्व कर लेना, आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। प्लस ए स्क्वायर बाई फोर आ गया। क्या आ गया? साइन थीटा। इसी तरीके से कोई कॉस थीटा पूछता तो क्या बताते? कॉस थीटा बी बाई एच, यानी कि कॉस थीटा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच, तो यही आएगा। टैन थीटा पी बाई बी, क्या बताते? पी बाई बी। क्या है पी बाई बी? देखो आप इसको बताते, टैन थीटा कोई पूछता तो टैन थीटा आप बताते कि सर ए बाई टू डिवाइडेड बाई रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरह के भी प्रॉब्लम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, जहां पे फिगर डिपेंडेंट, ज्योमेट्री डिपेंडेंट, आपको ऑलरेडी फिगर दे देगा, उसमें चीजें बता दी जाएंगी और उसके बाद आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो पूछेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सभी थम्स अप दो। टाइप 7 और टाइप 8 समझ में आया तो नोट करो इसे तुरंत। टाइप 9 देखते हैं अब। देखो टाइप 9 क्या है, सभी ध्यान देंगे यहां पे। देखो टाइप 9 की बात करते हैं। टाइप 9 क्या है? ये टाइप 9 तो देखो टाइप 9 बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है। ये है ना x प्लस वन बाई एक्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है। क्या है? x प्लस वन बाई एक्स टाइप प्रॉब्लम्स। अब ये बहुत फेमस प्रॉब्लम्स है, ये आपके सिर्फ यहां नहीं एसएससी टाइप के एग्जाम में भी आते हैं और काफी फेवरेट प्रॉब्लम्स होते हैं ये एग्जाम के। आप इनफैक्ट आईआईटी लेवल की भी तैयारी करोगे तो वहां को भी आपको ये टाइप कई सारे चैप्टर्स में मिलेगा। तो क्या है ये? देखो टाइप 9। टाइप 9 में इस टाइप को थोड़ा ध्यान से सुनना, इसका अप्रोच एकदम फिक्स होता है। अगर मेरे 9 क्लास के आप स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो उनको ये पता है कि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना बताया है। क्या टाइप की खासियत होती है? कहीं पे भी दिखे कि दो नंबर्स ऐड हो, देखो ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस वन बाई एक्स भी हो सकता है, इस फॉर्मेट में हो और उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी हो तो क्या करेंगे? जैसे मान लो आपको क्वेश्चन ने कह दिया कि इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू, मान लो क्वेश्चन ने आपको बोल दिया 2, तो आपको फाइंड करने कह रहा है। क्या फाइंड करने कह रहा है? आपको फाइंड करने कह रहा है वो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। फिर और क्या फाइंड करने कह रहा है? आप देखो tan क्यूब थीटा प्लस cot क्यूब थीटा। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है, समझ गया क्वेश्चन? x प्लस वन बाई एक्स। अब तुम कहोगे कि सर आपने जो क्वेश्चन दिया उसमें तो आपने tan थीटा प्लस cot थीटा लिखा, x तो दिखा, वन बाई एक्स नहीं दिख रहा है, तो ये x प्लस वन बाई एक्स टाइप का क्वेश्चन क्यों हुआ? तो ध्यान दो,
इस चीज को अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो क्या है ये, tan थीटा प्लस cot थीटा होता क्या है, tan थीटा का उल्टा होता है 1/tan थीटा। क्या ये x प्लस 1/x का फॉर्मेट नहीं आया आपके सामने है? ये किसके बराबर दिया, क्वेश्चन ने 2 के। अब देखो निकालना क्या है, ध्यान दो, क्वेश्चन ने ये दे दिया है, निकालना क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ये जो क्वेश्चन आएगा ना इसी टाइप से आएगा, आपको x प्लस 1/x दे सकता है, x माइनस 1/x दे सकता है, इस तरीके से कुछ भी वो दे सकता है। और आपको वह तो स्क्वायर पूछ देगा या तो क्यूब पूछ देगा, पावर 7 भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है आपको tan पावर 7 थीटा प्लस cot पावर 7 थीटा भी पूछ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन सारे एक ही अप्रोच से बनते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये जो फिगर आ गया, आप देखो इसमें क्या देख रहे हो, स्क्वायर पूछ रहा है ना, स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर आने का क्या मतलब है, ये पूरी चीज स्क्वायर हो रही होगी, ये पूरी चीज स्क्वायर हो रही होगी। अब दोनों तरफ स्क्वायर करो, दोनों तरफ स्क्वायर करो तो क्या लिखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो 2ab क्या होगा, 2 इंटू tan थीटा इंटू 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। क्या दिखा यहां पे, tan थीटा कट गया, इधर क्या बचा, 2 बचा। तो अगर मैं अब यहां से आपसे पूछूं तो कितना आ रहा है, देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2। देखो tan थीटा तो कट गया, यहां बचा 2, 2 उस तरफ जाएगा, 4 माइनस 2 2 बन जाएगा, 2 आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस। अब देखो क्वेश्चन ने आपको tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर पूछा था, 1/tan क्या होता है, cot का स्क्वायर cot स्क्वायर, तो यही क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। कितनी वैल्यू निकल के आ गई, 2 ही निकल के आ गई। इसको किसी में कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो x प्लस 1/x का जो प्रॉब्लम होगा ना, वो आपसे या तो जनरली स्क्वायर करने पूछेगा, क्यूब करने पूछेगा, कुछ भी पूछे हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पूछे हम निकाल सकते हैं। अब देखो एक स्टेप आगे चला जाएगा ना, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड और टफ आ जाते हैं, तो एक स्टेप आगे जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो क्यूब पूछ ले, क्यूब वैसे यूजुअली आता नहीं है, अगर आ जाए क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाए तो क्या अप्रोच करना, अब यहां पे ध्यान देंगे। देखो यहां पे ये थोड़ा ध्यान से देखना, tan क्यूब थीटा प्लस cot क्यूब थीटा यानी 1/tan क्यूब थीटा की बात हो रही है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, क्या फॉर्मूला जानते हो, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें पुट करो, a प्लस बी के जगह क्या हो जाएगा, tan प्लस 1/tan हो जाएगा। देखो थीटा नहीं लिख रहा हूं मैं, समझो यहां पे tan प्लस 1/tan, यहां क्या हो जाएगा tan स्क्वायर प्लस 1/tan स्क्वायर और माइनस a इंटू बी। देखो a इंटू बी करोगे, tan इंटू 1/tan करोगे, tan इंटू 1/tan करोगे तो 1 आ जाएगा। यहां देखो tan प्लस 1/tan, क्वेश्चन ने क्या दिया था, tan प्लस 1/tan, cot क्या है 1/tan है, 2 दिया था, 2 इंटू tan स्क्वायर प्लस 1/tan स्क्वायर, कितना निकाला तुमने, tan स्क्वायर प्लस 1/tan स्क्वायर, 2 निकाला, फिर से 2 माइनस 1 कितना आ गया, 2 इंटू 1, फिर से 2 आ गया, ये भी 2 निकल के आ गया। कोई जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में ऐसा हो, समझने वाली चीज इंपॉर्टेंट है। आपसे स्क्वायर पूछे, ज्यादा होगा तो क्यूब पूछेगा, इससे आगे कभी नहीं जाएगा, इस पे निश्चिंत रहना। तो फिर से थम्स अप दो अगर टाइप 9 समझ में आए तो। आपका टाइप 7, टाइप 8 और टाइप 9 यहां पे कवर होता है अच्छे से, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नोट कर लो जिसको जो भी नोट करना है। और इसका एक और टाइप रिमेनिंग है टाइप 10, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री को मैंने क्या किया है, बेसिकली डिवाइड कर दिया, किसमें, 3 बेसिक टाइप्स में। सबसे पहले उसमें हम रेशियो देखेंगे, फिर हम देखेंगे वैल्यूज एट कॉमन एंगल्स और फाइनली फिर हम आइडेंटिटीज पे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो हर पार्ट को मैंने सब पार्ट्स में डिवाइड किया, कितने सब पार्ट्स में, 10 सब पार्ट्स में। अभी भी जुड़ जाए, अगर कुछ लोग नहीं जुड़े हैं, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है ताकि आपको क्लियर होगा ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी कैसी है 10th में। हेलो हेलो एवरीवन, चलो अब मैं कमेंट आपके थोड़े कम देखूंगा। अब यहां पे देखो बोर्ड पे, तो मैं आपको यह कह रहा था कि आपके पूरे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को, वैसे तो बहुत बड़ी चैप्टर है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सबसे पहले रेशियो, वैल्यूज एट कॉमन एंगल्स, इन दोनों को हमने अपनी बेसिक्स की क्लास में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। अब इस पे सवाल बनाने, इस पे किस किस तरीके सवाल बनते हैं वो हम देख रहे थे। और फाइनली फिर हम आ जाएंगे आइडेंटिटीज पे। तो देखो पूरे रेशियो को हमने क्या किया था, 10 केसेस बोल लो या 10 टाइप्स बोल लो, उसमें डिवाइड कर दिया था। 10 टाइप के ही प्रॉब्लम होंगे, उसके बाहर आपके बोर्ड का कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। उसके बाद वैल्यूज एट कॉमन एंगल्स को भी हम 10 टाइप में डिवाइड करेंगे और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे आइडेंटिटीज पे। तो हमने रेशियो के 10 टाइप में से ना 9 टाइप ऑलरेडी देख लिए हैं। एक टाइप हमारा बाकी था, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स वाला, वो थोड़ा बड़ा था, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या कहा था उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो यहां पे देखते हैं अब क्या था वो। तो सवाल आपके सामने है, देखो ऊपर दिख भी रहा है।
इस तरह का सवाल बनेगा। सवाल क्या है पहले समझते हैं। सवाल कह रहा है कि एंगल बी एंगल क्यू एक्यूट एंगल है और साइन ऑफ एंगल बी साइन ऑफ एंगल क्यू के इक्वल है। ठीक है, यानी उस पॉइंट बी पे जो एंगल बन रहा होगा उसको एंगल बी बोल दिया क्वेश्चन ने, और इस पॉइंट पे जो क्यू बन रहा था उसको एंगल क्यू बोल दिया क्वेश्चन ने। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी बहुत अच्छे से। क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि इस पे दो पॉसिबल केसेस बनते हैं इस तरह के क्वेश्चन पे। या तो एक ट्रायंगल में तुम एंगल बी भी बना दो, एंगल क्यू भी बना दो। एक ही ट्रायंगल में क्या करो आप, एंगल बी भी बना दो और एंगल क्यू भी बना दो, और उसके बाद आप बात कर लो। दूसरा केस क्या बनता है, आपको दो अलग अलग ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। हमने सीखा था ये। अब जो लास्ट क्लासेस में हमने इस टाइप का एक प्रॉब्लम देखा था, तो वहां पे ऐसा हुआ था ना कि वहां पे बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा था कि ये एक ही ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा था कि दोनों एंगल एक ही ट्रायंगल में कभी नहीं बन सकते, क्योंकि वो 90 डिग्री को एक्सीड कर जा रहे हैं। आप मेरी लास्ट लेक्चर को देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे आप डिसाइड नहीं कर पाओगे ऐसे देखकर कि एक ही ट्रायंगल में लेना है या दोनों ट्रायंगल में लेंगे। क्या डिसाइड नहीं कर पाओगे, एक ही ट्रायंगल में लेना है या दोनों ट्रायंगल में लेंगे? तो पहले इसका मैं आपको एक प्रॉपर मेथड बताऊंगा। एग्जाम में जो मेथड लिखोगे उससे पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद एक फर्जी मेथड बताऊंगा। फर्जी कहने का मतलब, मान लो एग्जाम में बिल्कुल कुछ याद नहीं आ रहा, एकदम समझ में नहीं आ रहा है, ब्लैंक हो गए हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, लेकिन नंबर चाहिए, तो क्या करोगे, वो मेथड अप्लाई कर देना। अगर मान लो 5 मार्क्स में आया तो 5 तो नहीं मिलेंगे, 2 नंबर जरूर मिल जाएंगे। 3 मार्क्स में आया तो 1.5 नंबर मिल जाएंगे। यानी आपको 50% मार्क्स या उससे कम मिलेंगे, उससे ज्यादा कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन वो मेथड बहुत सिंपल है, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो पहले प्रॉपर मेथड समझते हैं जिसमें पूरे नंबर मिलने की उम्मीद है। देखो क्या है मेथड। तो पहले तो एक चीज की क्लैरिटी रखना कि इसने जो नाम दिया ना एंगल का, देखना थोड़ा ध्यान देना। एक बार उसने एंगल बी बोला, एक बार उसने एंगल क्यू बोला, एक बार बी बोला, एक बार क्यू बोला। अब इसको देख के आपको क्या समझना है ना कि एंगल बी और मेरा एंगल क्यू अलग अलग ट्रायंगल का पार्ट है। अब आप कहोगे क्यों सर, यहां तो कोई रिलेवेंट डाटा मुझे नहीं मिल रहा कि मैं इस चीज को ऐसे डिसाइड कर पाऊं। तो आपको ये इसलिए ऐसा समझना है क्योंकि अभी तक आपने पूरी जो मैथ्स पढ़ी उसमें क्या देखा है, कभी भी एक ट्रायंगल ऐसा बनता हुआ देखा है? जो बोल रहा हूं बहुत सोच समझ के ध्यान से सुनना। कभी भी आपने एक ऐसा ट्रायंगल बनता हुआ देखा है कि यहां ए हो जाए, यहां पे पी हो जाए और यहां पे जेड हो जाए? जनरली ऐसा ट्रायंगल नहीं मिलेगा। एकदम प्रॉपर नॉमेनक्लेचर होता है। एक को ए बोलेगा तो दूसरे को बी, तीसरे को सी। अगर वो एक को पी बोलता तो दूसरे को क्यू, तीसरे को आर बोलता। क्लियर है? तो यहां से आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब उसने बी और क्यू बोल दिया तो एक बार उसने बी यूज किया, एक बार उसने क्यू यूज किया, यानी वो अलग अलग ट्रायंगल पे जाना चाह रहा था। आपको वो सोचने पे ये मजबूर कर रहा था। ये चीज पहले यहां से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कि दो अलग अलग ट्रायंगल के केसेस बनेंगे। ठीक है, अब देखो, तो दो अलग अलग ट्रायंगल के केसेस बन रहे हैं आपके पास, इतना हमें क्लियर है। उसके बाद वो जो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ये जो एंगल है बी और क्यू, ये 90 डिग्री वाला एंगल नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्वेश्चन ने बोल दिया है एक्यूट एंगल से, मतलब 90 से छोटा है। तो 90 से छोटा है तो 90 वाला एंगल तो होगा नहीं, और बनने हैं दो ट्रायंगल। अब देखो आगे, तो दो ट्रायंगल पहले बनाकर रख लेते हैं। एक ट्रायंगल बनाया हमने और ये दूसरा ट्रायंगल बनाया। अब देखो इसका नाम कैसे देना है। ये दोनों के जो 90 डिग्री है ना, ये कभी भी ना बी हो सकते हैं और वो क्यू नहीं हो सकता। तो कैसे नाम लिखे, आपकी मर्जी है। देखो ए बी सी लिखना या फिर ए बी सी लिखना, इस तरीके से। 90 डिग्री कभी भी बी नहीं होगा, इसका ध्यान रखना है। तो आप इस तरीके से या तो ए बी सी लिखो या फिर इस तरीके से ए बी सी लिख सकते थे। दोनों में से कोई भी तरीका सही है। अगेन इस ट्रायंगल में पी क्यू आर, देखो ये Q और ये B कभी भी 90 नहीं हो सकते, तो नाम लिखने में इस चीज का आपको ध्यान देना है। ठीक है, इतना बना लिया। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको देख के कभी समझ में नहीं आता एक बार में कि ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है। कैसे हम समझेंगे? देखो यहां पे फिगर जैसे ही आपने देखा और दो अलग अलग ट्रायंगल की बात हो गई, तो दो अलग अलग ट्रायंगल में, जो बोल रहा हूं, दो अलग अलग ट्रायंगल में दो अलग अलग एंगल को इक्वल साबित करना है। तो अगर दो अलग ट्रायंगल की बात होगी, उसके दो अलग अलग एंटिटी बोलो या दो अलग अलग पार्ट्स बोलो ट्रायंगल के, उसको इक्वल मुझे साबित करना है। तो मैं किस चीज का सहारा ले सकता था? आपको याद हो, आप या तो कंग्रुएंसी का सहारा ले सकते थे या तो आप सिमिलैरिटी का सहारा ले सकते थे। इसके अलावा आपके पास कोई चारा है क्या? कोई चारा नहीं है, या तो कंग्रुएंसी या सिमिलैरिटी। अब देखो, जब आपको एंगल साबित इक्वल करने होते हैं ना,
और सवाल ने कहीं पे भी आपको साइड में रिलेशन नहीं दिया होता। साइड में रिलेशन कहने का मतलब, अगर सवाल कहीं बोल देता ये साइड इसके बराबर है, या बोल देता ये साइड इसके बराबर है, या बोल देता ये साइड इसके बराबर है, तो मैं कंग्रुएंसी का सहारा ले सकता था। ठीक है, तो यहां पे कहीं पे भी साइड में रिलेशन नहीं दिया गया। जो भी रिलेशन है ना, या तो वो रेशियो में है या तो वो एंगल में है। इसी वजह से आपको यहां से एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि यहां कंग्रुएंसी नहीं लगाना है, सिमिलैरिटी लगाना है। क्यों लगाना है वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। मान लो एक छोटा ट्रायंगल लेता हूं, एक बड़ा ट्रायंगल लेता हूं, तो क्या इस ट्रायंगल में मैं ऐसा बना दूं कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता था क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्या दो एंगल में एक एंगल ऐसा बनाओ 30 डिग्री का, जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना, एकदम लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूं। एक एंगल बनाओ मैं ऐसे 30 डिग्री का, एक एंगल ऐसे बनाओ मैं 30 डिग्री का। प्रोटेक्टर से मेजर करोगे दोनों ही 30 आएंगे। एक की लाइन छोटी है, एक की लाइन काफी दूर जा रही है, दोनों से दो ट्रायंगल मिल जाएंगे। क्या दोनों ट्रायंगल आपको कंग्रुएंट दिख रहे हैं? कंग्रुएंसी का मतलब होता है सेम शेप और साइज। सेम शेप और साइज के होना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को देख के क्या ध्यान में आना चाहिए, सिमिलैरिटी यूज होनी है। अब देखो आगे, अब इतना अब क्लियर हो गया है कि सिमिलैरिटी यूज होनी है, तो सिमिलैरिटी लगाने के लिए हम क्या करेंगे? तो सिमिलैरिटी हमें क्या करनी पड़ेगी? पहले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो आपको मैम ने, जैसा सलोनी मैम ने पढ़ाया होगा कि सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल दिखाना पड़ता है। क्या मैं कह रहा हूं? ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज को इक्वल दिखाना पड़ता है। मतलब कि एक का हाइपोटेनियस और दूसरे के हाइपोटेनियस का रेशियो, एक के बेस दूसरे के बेस का रेशियो, एक के परपेंडिकुलर दूसरे के परपेंडिकुलर का रेशियो, ये रेशियो को हमें इक्वल दिखाना पड़ता है। तब मैं कह दूंगा दोनों सिमिलर हैं। अब सिमिलर हो जाएंगे तो मैं कह दूंगा कि हां अब एंगल बी की क्यू के बराबर है, ये मैं कह सकता हूं। इतना क्लियर हुआ? यानी दोनों को सिमिलर बताना पड़ेगा, यानी कि मुझे दोनों के साइड की रेशियो इक्वल दिखानी पड़ेगी। अब देखो उसका क्या प्रोसीजर होगा। अब सभी यहां पे ध्यान से सुनना। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, क्वेश्चन ने क्या कहा कि इस ट्रायंगल का जो साइन बी है इस ट्रायंगल के साइन क्यू की इक्वल है, तो लिख लेते हैं साइन बी साइन क्यू की इक्वल है। अब देखो पहले ट्रायंगल को देखो, साइन बी क्या दिख रहा है? साइन बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। क्या है परपेंडिकुलर पहले ट्रायंगल के लिए? एसी। हाइपोटेनियस क्या है? एबी। इसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल में देखो, साइन क्यू सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है? पीआर। हाइपोटेनियस का काम क्या कर रहा है आपका? पीक्यू। अब देखो ये रेशियो थोड़ा चेक करना, एसी बाई एबी है, एसी बाई एबी है। अभी एसी बाई एबी मैंने क्या बोला था? सिमिलर करने के लिए इसका करस्पॉन्डिंग साइड और इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेना है। यहां तो एक ही ट्रायंगल का रेशियो है, तो क्या करेंगे? इसको रीअरेंज कर देंगे। क्या करेंगे? इसको रीअरेंज करेंगे, यानी कि ऐसा अरेंज करेंगे रेशियो को कि इस ट्रायंगल के अगर हाइपोटेनियस की बात हो रही है तो उस ट्रायंगल के भी हाइपोटेनियस की बात हो, इसके बेस की तो उसके बेस की भी बात हो, इसके परपेंडिकुलर की तो उसके परपेंडिकुलर की भी बात हो। तो देखो यहां पे कैसे रीअरेंज करते हैं। मान लो मैं क्या करता हूं, अगर इस पीआर को मैं नीचे भेज दूं तो यहां जाएगा ये, और इस ए बी को मैं ऊपर भेज दूं तो यहां चला जाएगा ये। तो अब थोड़ा रेशियो चेक करना आप, एसी बाई पी आर। थोड़ा देखो, एसी बाई पी आर दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो, एबी बाई पी क्यू, एबी बाई पी क्यू दोनों के हाइपोटेनियस के रेशियो के बराबर आ गया। दो रिलेशन आ गया। मैंने क्या कहा था? सिमिलर करने के लिए तीनों रिलेशन जरूरी है, तीसरा अभी नहीं आया है, लेकिन हमारे पास पाइथागोरस है, हम आराम से उस रिलेशन को कवर कर सकते हैं। तो एटलीस्ट हम यहां पे इसको क्या बोल लेते हैं? इस रेशियो को कोई के मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहां से क्या करूंगा, अब एक ही ट्रायंगल में मुझे जो साइड अननोन है, जिसका अभी तक हमें रेशियो नहीं मिला है, उसको हम दूसरे साइड्स की मदद से निकालने की कोशिश करेंगे ताकि वो एक ही के टर्म्स में आ जाए। और जब हम उसका रेशियो ले तो ये के टर्म्स में कोई इक्वेशन आएगी ना, वो कट के हट जाए, वो कैंसल आउट हो जाए, जिससे हमारा जो रेशियो बराबर प्रूफ करना है ना वो निकल के आ जाए। अब जो मैंने स्टेटमेंट बोला, जब मैं आपको बनाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा बेटर वे में। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ये आपको आ गया। अब यहां से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं यहां से लिखता हूं कि देखो यहां से एसी बाई ए बी क्या था आपका? एसी बाई ए बी बराबर पी आर बाई पी क्यू था, और यही चीज इसके बराबर है। तो अगर ये के है तो क्या ये के नहीं होगा? ये भी के ही होगा। तो यहां से मैं ये बोल देता हूं कि ए सी इज इक्वल टू के ए बी। एक चीज तो ये, दूसरी चीज मैं क्या बोल देता हूं यहां से, पी आर इज इक्वल टू के पी क्यू। अब देखो ये बोलने से फायदा क्या होगा, हमारे पास जो अभी साइड पता नहीं है वो क्या क्या है, ये पता चल गई, ये पता चल गई, ये दोनों साइड अभी हमें पता नहीं थी। अब तो इसकी बारी निकालने की, इसको निकाल के देखते हैं। सबसे पहले इस साइड बीसी की बात कर देते हैं। बीसी यहां से मैं क्या बोल दूंगा? रूट अंडर
ए बी का स्क्वायर माइनस क्या बोल दूंगा मैं, देखो रूट अंडर ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ये मैं बोल दूंगा यहां से। अब ए बी क्या है, देखो यहां पे ए बी को मैं ए बी ही रहने देता हूं, और ए सी के बदले यहां पे मैं क्या, ए सी के बदले ए बी के टर्म्स में इक्वेशन पुट कर देता हूं। तो क्या लिखूंगा, के ए बी का होल स्क्वायर, तो के बी का होल स्क्वायर के स्क्वायर इंटू ए बी का स्क्वायर, तो के स्क्वायर इंटू ए बी का स्क्वायर। अब देखो यहां से क्या होगा, ए बी का स्क्वायर दोनों में है, कॉमन आउट हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, स्क्वायर है, स्क्वायर के बाहर आएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। तो ये बाहर आके ए बी बन गया। अंदर क्या बचा, ध्यान देना, यहां से ए बी स्क्वायर निकाल लिया था तो 1 बचा, यहां से के स्क्वायर बचा, अंदर ये बचा। इसी तरीके से अगर आप इसी चीज को किसके लिए, देखो बीसी के लिए हो गया ना, क्यू आर के लिए लिखोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये इसी तरीके से क्यू आर के लिए आपके लिए आ जाएगा, कहां है ए बी, पी क्यू इंटू कितना आ जाएगा, पी क्यू इंटू रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर। आप कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगा। अब देखो, अब जो मैंने कहा था रेशियो लेके देखो, तो अगर मैं बीसी बाई क्यू आर अब करूंगा, अगर अब मैं बीसी बाई क्यू आर करूंगा तो मैं यहां पे क्या पाऊंगा, बीसी बाई क्यू आर जैसे ही करेंगे तो यहां पे भी 1 माइनस के स्क्वायर, यहां पे भी 1 माइनस के स्क्वायर, मल्टीप्लाई में दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, यहां से ए बी और यहां से क्या बचेगा, पी क्यू। अब थोड़ा यहां पे देखें, बीसी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू। ए बी बाई पी क्यू क्या आ रहा है, ए बी बाई पी क्यू, यही तो ए सी बाई पी आर के बराबर था, जिसको हमने के बोला था, यानी यही क्या हो गया, के हो गया। तो हमने जो हमें क्या करना था, सिमिलर करना था। सिमिलर करने के लिए हमें साइड्स के रेशियो की बात करनी थी, वो बात क्या हमने नहीं कर दी। अब देखो आसानी से मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि जो मेरा ए सी बाई पी आर है, यानी कि कहां गए, हाँ जो मेरा कहां गया, ये रहा ए सी बाई पी आर, यहां का ए सी यहां का पी आर, दोनों का जो परपेंडिकुलर है उसका रेशियो, दोनों के हाइपोटेनियस के रेशियो, और दोनों के देखो अब जो बचा था मेरा बेस के रेशियो के भी बराबर आ गया, बीसी बाई क्यू आर, बीसी बाई क्यू आर ये भी के बराबर आ गया। तो तीनों बराबर आ गए, तीनों रेशियो। तो अगर दो ट्रायंगल के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर है तो मैं इजिली कह सकता हूं कि मेरा ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर के क्या है, कंग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। और अगर सिमिलर है तो अब मैं कह सकता हूं यहां से मेरा एंगल भी एंगल क्यू के इक्वल होगा। क्लियर है? तो आई होप क्लियर होना चाहिए। थोड़ा फास्ट बताया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को 1-2 बार देखो, आपको क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब ये था प्रॉपर मेथड, ऐसे लिखोगे तो एग्जाम में 1 नंबर नहीं कटेगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब देखो फर्जी मेथड क्या होगा, अगर फर्जी मेथड पे हम जाएंगे तो आपको क्या करना है, दोनों एंगल को एक ही ट्रायंगल का पार्ट मान लेना है। आपको क्या मानना है कि दोनों एंगल एक ही ट्रायंगल में है, तो तुम जैसे ही दोनों एंगल को एक ही ट्रायंगल में मान लोगे तो देखो क्या हो जाएगा, एक को एंगल बी बोल दो, एक को एंगल क्यू बोल दो, और इसको मान लो कुछ भी ए बोल दो। तो अब देखो जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ने कहा बी और क्यू एक्यूट है, एक्यूट है, एक ही ट्रायंगल में मान लिया तुमने। क्या प्रूफ करना था, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है कब, अगर साइन बी साइन क्यू के बराबर है। तो ध्यान देना, एक ही ट्रायंगल में साइन बी साइन क्यू के बराबर है तो क्या एंगल होना चाहिए, 45 डिग्री तो होना चाहिए, इसके अलावा कोई एंगल पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने यहां से क्या निकाल लिया, ये तभी पॉसिबल है जब बी और क्यू दोनों ही क्या हो, 45 डिग्री हो। प्रूव हो गया एंगल बी एंगल क्यू। तो ये फर्जी मेथड, इसको यूज नहीं करेंगे, इसको तभी यूज करेंगे जब एग्जाम में बिल्कुल भी आपको याद नहीं है प्रोसेस क्या है मेरी, क्योंकि इसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको 1-2 से ज्यादा नंबर कभी नहीं मिलेंगे इस प्रोसेस में, क्योंकि तुमने इसमें क्या किया, तुमने थोड़ी चालाकी करने की कोशिश की, सवाल ने नहीं दिया था तो तुमने एक ही ट्रायंगल में दोनों एंगल को सेम मान लिया। तो यहां पर आपकी क्लैरिटी रहनी चाहिए। प्रॉपर मेथड ये है, ये मेथड अगर कुछ ना समझ में आए, एकदम याद नहीं आ रहा हो कि कैसे प्रोसीड करना था, तब करेंगे। अगर एक बार हर चीज को फास्ट फॉरवर्ड में रिकॉल करें तो हमने क्या किया था, हमने जैसे ही सवाल पढ़ा तो हमें एंगल क्यू के बारे में बोला गया, दोनों के साइन थीटा बराबर थे और मुझे दोनों एंगल को इक्वल दिखाना था। तो हमने देखा सोच के कि सबसे पहले तो 2 ट्रायंगल का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि नॉमेनक्लेचर इस तरीके से ही किया जाता है मैथमेटिक्स में। उसके बाद फिर हमने क्या किया, 2 ट्रायंगल हमने बना दिए। उसके बाद हमने देखा दोनों ट्रायंगल के एंगल को बराबर दिखाना है। अब मेरे पास 2 रास्ता है 2 ट्रायंगल कंपेयर करने का, या तो कंग्रुएंसी यूज करूं या सिमिलैरिटी। कंग्रुएंसी नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी साइड के इक्वेशन की रिलेशन नहीं है, एक साइड दूसरे के बराबर है ये कहीं नहीं दिया है। साइड की रेशियो जरूर दी है, साइड बराबर है ये नहीं दिया है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दोनों ट्रायंगल सेम शेप और साइज के ही होंगे, लेकिन हां एंगल बराबर होंगे इसकी गारंटी है। तो हम सेफ साइड रहने के लिए सिमिलैरिटी का यूज करते हैं। सिमिलैरिटी यूज करने के लिए करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को इक्वल दिखाना पड़ता है। तो वो जैसे ही हम इक्वल दिखा देंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे और जो मुझे प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा। सिमिलर करने के लिए साइड का रेशियो के लिए हमने क्या किया, साइन का जो रिलेशन देखा था वो रिलेशन मुझे दिख गया, वो रिलेशन हमने नोटिफाई कर दिया। लेकिन सिमिलैरिटी के लिए मैंने क्या बोला था, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होने चाहिए। यहां पे अभी करस्पॉन्डिंग नहीं था, एक ही ट्रायंगल का हो रहा था, इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया मैंने
और उसके बाद मैंने क्या किया, वो रेशियो आ गया जो मुझे चाहिए था, उसको मान लो मैंने कोई कांस्टेंट के मान लिया, ठीक है, के बदलने वाला नहीं है क्योंकि ये रेशियो है, कांस्टेंट रहने वाला है। मैंने अपने 9 के स्टूडेंट्स को भी बताया है कि कहीं पे भी रेशियो दिखे तो तुरंत उसको कोई कांस्टेंट मान के हम सॉल्व कर सकते हैं, एक्स मान लेते थे, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर मैंने क्या किया, जो मेरी बची हुई साइड थी जिसकी अभी तक रेशियो नहीं आई थी, मुझे उस साइड को क्या करना पड़ेगा, दी हुई साइड के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो उसको लिखने के लिए इस के का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैंने दोनों ही ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाकर उसको कोरिलेट किया, तो मेरा के टर्म्स में एक रिलेशन आया, उस रिलेशन को मैंने कंपेयर कर दिया, तो वो सॉल्व आउट होके सेम रेशियो के बराबर आ गया। यानी हमने एक ट्रायंगल का दूसरे का हाइपोटेनियस, एक का परपेंडिकुलर दूसरे का परपेंडिकुलर, और एक का बेस दूसरे के बेस के बराबर हो गया। तो था काफी लंबा था ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए समझना जरूरी था। तो यहां पे आपका रेशियोज का 10 टाइप खत्म होता। तो मैंने आपको जैसा लास्ट क्लास में बताया था, पूरी ट्रिग्नोमेट्री 3 पार्ट में, सबसे पहला पार्ट रेशियो 10 पार्ट में खत्म कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगला वैल्यूज एट बेसिक एंगल्स, तो बेसिक एंगल जैसे 0, 30, 45, 60, 90, इससे रिलेटेड कितने सवाल बनते हैं, तो इसको भी 10 टाइप में डिवाइड किया, ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगी फाइनली आइडेंटिटीज, जो इजी है। जब ये दोनों अगर अच्छे से समझ में आ गए ना आइडेंटिटीज में, अब आपको दिक्कत ही नहीं होगी। दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि आपको ऊपर दोनों चीजें समझ में नहीं आती, वो अच्छे से समझ में नहीं आती तो आइडेंटिटी आप अप्लाई नहीं कर पाते, इसलिए आपको इश्यू आता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इन लेक्चर्स को लाइटली मत लेना कि सोचना अरे आइडेंटिटी पढ़नी है, इनका कोई वैल्यू नहीं है। यहीं से यहीं पहुंचे। अगर जिसने किताब बनाई होगी, एनसीईआरटी से समझ लो, एक काउंसिल है, उसने पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया, उसके बाद आपने वैल्यूज एट बेसिक एंगल्स बताया, तब उसने आइडेंटिटी बताई, तो उसने कुछ सोच समझ के ना इसको आखिरी में रखा। तो हम भी डायरेक्टली इसको नहीं पढ़ सकते ना, उसने जब कुछ सोच समझ के रखा तो यानी कि कुछ ऐसा होगा कि इसको आखिरी में बताना चाहिए, पहले ये बताना चाहिए, इसलिए ये भी इक्विवेलेंटली बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। चलो सभी जुड़ जाए फाइनली। चलो हेलो एवरीवन, चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पे अब बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो हमने रेशियो खत्म कर दिया 10 टाइप में, उसके बाद हमारा बचा था वैल्यूज एट बेसिक एंगल्स। तो वैल्यूज एट बेसिक एंगल्स कौन कौन से एंगल्स है, अगर मैं ब्रैकेट में लिखूं तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जनरली हम इन्हीं एंगल्स की बात करते हैं वैल्यू निकालने के लिए। और मैंने आपको अपनी बेसिक्स की क्लास में एक टेबल बताई थी, और उस टेबल में मैंने बताया था अगर बस साइन पता है आपको, साइन थीटा, तो आप हर एंगल कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, बिना किसी दिक्कत के। वो पूरी की पूरी टेबल आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं होता है उसमें, ठीक है। अब देखो यहां आ जाओ, तो इसमें भी देखो 10 टाइप बनेंगे वैल्यूज एट बेसिक एंगल्स में। आपके बोर्ड एग्जाम में अगेन कह रहा हूं, इस 10 टाइप के बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप 1। अब जो आप पे टाइप 1 बनेगा ना, उसमें आपको कहेगा इवेलुएट टू सिंपलर फॉर्म, यानी कि वो सिंपल आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर्म में दे देगा, जहां पे एक एक एंगल होगा, अलग अलग एंगल यूज होंगे, और आपसे वैल्यू पूछी जाएगी। क्या कहा मैंने आपको, सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी जाएगी और उसकी वैल्यू पूछी जाएगी। और ये कम मार्क्स में ही आता है जनरली। इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे ना टाइप 1 के, ये आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ही आएंगे, इससे ज्यादा में नहीं आएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली पहले क्वेश्चन यहां पे लिख लेंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन लिख लेना, और उसके बाद सॉल्यूशन अपना हम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लो यही क्वेश्चन लिखा है, तो क्वेश्चन जैसे क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, चलो खुद ट्राई करो, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को जब तक मैं कर रहा हूं। सेक्स स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस 0 डिग्री प्लस 3 साइन 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। इसकी आपको क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है, या इसको कब सिंपल फॉर्म में रिड्यूस कर देना है। तो बस वैल्यू पुट करते जाओ। तो 3 इंटू कॉस 30, कॉस 30 यानी कि साइन 60 डिग्री, यानी कि √3/2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस देखो सेक 30, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, यानी इसी को उल्टा कर देंगे तो 2/√3 का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू कॉस 0, कॉस 0 1 होता है यानी कि 2 इंटू 1, प्लस 3 इंटू साइन 90, साइन 90 भी 1 होता है यानी कि 3 इंटू 1, माइनस tan ऑफ 60 डिग्री √3 होता है यानी √3 का स्क्वायर। अब देखो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे 3 इंटू ऊपर √3 का स्क्वायर यानी 3, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर यानी कि 4, प्लस ऊपर 4 नीचे कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, प्लस 2 प्लस 3 माइनस 3, √3 का स्क्वायर 3। अब ये 3 और ये 3 तो यहीं पे कट के खत्म हो गया। यहां पे देखो क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर आ रहा है 9, तो कितना आ गया ये 9/4 प्लस 4/3, और प्लस कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लोगे, इसको तो सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, यहां मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, यह आपका प्रॉपर तरीका होगा सॉल्व करने का। यहां पे आप सॉल्व करके लिख लेना, क्लियर है। अब आ जाओ टाइप 2 में। देखो टाइप 2 में क्या है,
तो आपका जो टाइप 2 का सवाल बनेगा वो इस तरह का बनेगा। आपको कह सकता है प्रूफ डैट, आपको कह सकता है शो डैट, आपको कह सकता है वेरीफाई। अब देखो, जैसे ही सवाल ने प्रूफ डैट कहा, शो डैट कहा, वेरीफाई कहा, यानी ये साबित करो, ये शो करो या फिर ये वेरीफाई करो सही है कि नहीं, तो वो आपको क्वेश्चन भी देगा और आपको आंसर भी देगा। आपको क्या करेगा ना, वो क्वेश्चन भी देगा और आपको आंसर भी देगा। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन मिलती है ना, तो इसको मैं अलग तरीके से कैसे कहता हूं, एलएचएस आरएचएस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। क्या है ये? एलएचएस आरएचएस, नाम तो सुना ही होगा, मूवी वाला नाम तो सुना ही होगा, नहीं, एलएचएस आरएचएस टाइप का प्रॉब्लम नाम तो सुना ही होगा आपने। क्या करते हैं इसमें? एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो हम किसी एक साइड से स्टार्ट करते हैं और दूसरे साइड को प्रूफ कर देते हैं और लास्ट में लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। बस वही कहानी यहां पे होती है, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी दिया होता है, आपको आंसर भी दिया होता है, आपको वेरीफाई करके बताना होता है कि क्या मेरा आंसर वही आ रहा है क्या। क्लियर है? तो ये एलएचएस आरएचएस टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। जैसे एग्जांपल के लिए लो, सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। अब देखो यहां पे क्या प्रूफ करना है, 2 cos पे पावर 4 60 डिग्री प्लस साइन पे पावर 4 30 डिग्री माइनस tan का स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cot का स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec का स्क्वायर 30 डिग्री 1/4 के बराबर प्रूफ करना है। तो मैं क्या करता हूं, इसको कैसे देखो लिख लेता हूं मैं, इसको मैं यहां पे ऐसे लिख लेता हूं, LHS इज इक्वल टू, यही मेरा LHS है, तो एग्जाम में इसी तरीके से लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू। अगेन पहले बता दे, इस टाइप के अब जो प्रॉब्लम आएंगे ना, ये कभी 1 मार्क्स में नहीं आएंगे, ये जनरली आपको 2 मार्क्स एंड अबव में आएंगे। तो 2 या 3, उससे ज्यादा में जल्दी नहीं जाता, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स। बहुत कम होता है कि 1 मार्क्स में आए, जनरली शो डैट वाले प्रॉब्लम 2 या 3 मार्क्स में आते हैं, कम होता है 1 मार्क्स में आए। आप चाहो तो मान के चल सकते हो 1, 2 और 3 मार्क्स। क्लियर है? ये भी छोटे मार्क्स के क्वेश्चन है, टाइप 2। अब जैसे देखो ये LHS है, तो 2 इंटू देखो cos 60 यानी कि sin 30, sin 30 कितना होता है 1/2, 1/2 का पावर 4 प्लस अगेन sin 30 यानी फिर से 1/2 का पावर 4 अगेन ब्रैकेट क्लोज माइनस tan 60 यानी कि √3 और इसका स्क्वायर है प्लस cot 45 यानी कि 1 का स्क्वायर है प्लस 3 इंटू sec 30, sec देखो किसका, cos का उल्टा होता है, cos 30 का उल्टा, cos 30 यानी कि sin 60 यानी कि √3/2 का, अब देखो यहां पे √3/2 क्या है, cos है, और हमें क्या पूछा गया है sec, तो sec क्या बता दोगे 2/√3, क्या बता दोगे 2/√3 का होल स्क्वायर। क्लियर है सभी को? अब देखो यहां पे कितना आ रहा है 2 इंटू, अब देखो यहां पे एक ही चीज 2 बार रिपीट हो रही है, तो बार बार ना करके देखो मैं कैसे लिख लूंगा, एक ही चीज 2 बार आ रही है, a प्लस ए 2a हो जाता है, a प्लस ए कितना हो जाता है 2a, तो मैं डायरेक्टली 2 इंटू क्या लिख दूंगा 1/2 पे पावर 4, 1/2 पे पावर 4 मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूंगा, माइनस देखो इधर कितना आ रहा है, इधर आ रहा है अंदर ब्रैकेट के अंदर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस यहां देखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर ऊपर 4 हो गया, नीचे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब ये 3 यहां पे कट गया, यहां पे चेकआउट करो, देखो ऊपर कितना है 2 2 है, डिनोमिनेटर में कितना है 4 2 है। क्लियर है? माइनस यहां कितना आया 4, यहां क्या आया +4, दिख रहा है ये +4 -4 कट गया, यहां से 1 2 2 2 1 2 2 2। क्लियर है? कट गया, कितना आया 1/2 इंटू 2 1/4, यही तो प्रूफ करना था, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, क्वेश्चन खत्म, इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? एक टाइप का क्वेश्चन। चलो इसी में दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी तरीके से इसको प्रूफ करना है, तो अगेन क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू 4 इंटू साइन पे पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस पे पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, इसको 2 के बराबर प्रूफ करना है। तो मैंने LHS लिख लिया, अब लास्ट में RHS कर दूंगा। यहां पे देखो वैल्यू पुट करो, साइन 30 कितना होता है 1/2 का पावर 4 प्लस कॉस 60 फिर से साइन 30, कॉस 60 यानी साइन 30 यानी कि 1/2 का फिर से पावर 4 माइनस देखो कॉस 45 1/√2 होता है और 1/√2 का होल स्क्वायर करना है, क्योंकि cos 45 का स्क्वायर है, sin 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये हमने लिख लिया। यहां पे देखो अगेन वही वाली चीज हो रही है, एक ही चीज रिपीट हो रहा है, तो डायरेक्टली लिख दूं 4 इंटू 2 इंटू 1/2 का पावर 4। क्लियर है सभी को? ये स्टेप माइनस वहां देखो ब्रैकेट में कितना हो गया
नीचे कितना है √2 का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा, तो 3/2 -1 आ जाएगा यहां पे चेक करो कितना आ रहा है, ऊपर 8 हो रहा है, नीचे 2 पे पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यहां कितना आ गया माइनस। अब देखो 3/2 -1, 3/2 -1 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्लियर है, -1/2, तो कितना आ गया 8/16, 1/2 -1/2 आ गया, क्लियर है ये सभी को। अब देखो यहां पे ये यहां से कितना प्रूव हो जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 जा, यहां पे ये 0 होना चाहिए था, ये 2 नहीं यहां पे 0 हो जाना चाहिए था, क्लियर है, वो मिसप्रिंट हो गया लिखने में, वहां पे 0 होगा, आप वेरीफाई कर लो। साइन पे पावर 4 30 है, कॉस पे पावर 4 60 है, माइनस कॉस स्क्वायर 45 है, साइन स्क्वायर 90 है, यहां पे कितना है 4 है, 4 आ गया, साइन 30 1/2 का पावर 4, कॉस 60 फिर से साइन 30, यानी आपका साइन 30 1/2 का पावर 4 हो गया, माइनस कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर साइन 91 हो गया, यहां से कितना हो जाएगा 4 × 2 × 2 का पावर 4, तो यहां कितना आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 हो जाएगा, उधर कितना हो जाएगा 1/2 यानी 3/2 -1 यानी 1/2, इतना -1/2 1/2, हाँ ये 0 आएगा, पक्के से 0 आएगा, क्लियर है, यहां पे मिसप्रिंट हो गया लिखने में, इसको 0 प्रूफ करना है, तो ये कितना हो जाएगा = RHS, हेंस प्रूव्ड, क्लियर है, हेंस प्रूव्ड। दूसरा क्वेश्चन हो गया इस टाइप में, और इस पे एक जो फाइनल बनता है टाइप 2 में ही, देखो वो क्या है, जो फाइनल टाइप 2 में ही बनता है उसमें देखो कैसे पूछ रहा है, उसमें डायरेक्टली उसने नहीं पूछा, डायरेक्टली इक्वेशन नहीं दी, उसने एक्स में इक्वेशन दी है, वैल्यू एट बेसिक एंगल वाला ही क्वेश्चन है। क्या करेगा यहां पे, वो आपको कह रहा है कि 30 डिग्री पे प्रूफ करो, एट x = 30 डिग्री, क्या प्रूफ करो कि मेरा sin x का ये फॉर्मूला होगा, देखो ये एक आइडेंटिटी है, ये हम आगे पढ़ेंगे, क्या है ये एक आइडेंटिटी है, ये प्रूफ करो मुझे 30 डिग्री पे। तो देखो यहां पे क्या करेंगे, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो इसको भी हम उसी तरीके से प्रूफ करते हैं, LHS = RHS। अब देखो कैसे लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे LHS = अब देखो LHS = क्या है, LHS sin x है, क्लियर है। अब देखो ब्रैकेट में इसको आप लिख दोगे sin 30 डिग्री, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सिंस x = 30 डिग्री, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, इसलिए आपने ऐसा लिख दिया। sin 30 कितना होता है 1/2, तो LHS कितना है 1/2, RHS कॉपी के नीचे, मैं राइट साइड लिख रहा हूं, आपको कॉपी के नीचे लिखना है, राइट साइड में RHS = क्या आ रहा है RHS, देखो RHS में इक्वेशन क्या है, होल रूट का अंदर क्या है, रूट के अंदर 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ये है आपके रूट के अंदर। अब देखो यहां पे अगेन जो मैंने बोला क्या करेंगे 1 - अब देखो यहां पे cos 2 × x 30 डिग्री है, तो 2 × 30 ब्रैकेट के अंदर बंद डिवाइडेड बाई 2, फिर से ब्रैकेट में यही रीजन लिखेंगे, सिंस x = 30 डिग्री, सवाल नहीं दिया है इसलिए हम ये लिख रहे हैं। अब यहां पे वैल्यू पुट करो, रूट अंडर 1 - cos 2 × 30 डिग्री 60 डिग्री, तो कितना हो गया cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 आ गया, यानी यहां से ये कितना आ रहा है, रूट अंडर 1 - cos 60 यानी कि sin 30 यानी कि 1/2, तो 1 - 1/2 कितना हो गया ऊपर 1 - 1/2 होल पे डिवाइडेड बाई 2। अब यहां थोड़ा देखना, 1 - 1/2 1/2 हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाई 2 1/4, तो रूट अंडर 1/4, बाहर कितना आ जाएगा, फिर से बाहर 1/2 आ जाएगा, तो क्या आ गया LHS = RHS नहीं आ गया, लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर LHS = RHS, हेंस प्रूव्ड, क्लियर है, एकदम प्रॉपर तरीका है लिखने का। ये जितने भी टाइप 1 टाइप 2 मैंने बताया, ये क्या है आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स, बहुत रेयर केस होगा कि 3 मार्क्स में जाएगा, जनरली 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ही पूछा जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है, टाइप 2 क्लियर हो गया। टाइप 3 देखेंगे अब देखो टाइप 2 से पहले एक बार आपके कमेंट्स देख लेता हूं, चलो हेलो, आई होप आप लोगों को क्लियर है, सभी थम्स अप दो, क्लियर है तो हाय एवरीवन। चलो देखो अब यहां पे टाइप 3 देखते हैं फाइनल। टाइप 3 में क्या है, फाइंड एक्स और थीटा। अब यहां पे क्या है ना, उल्टा है, अभी आपको क्या था, एंगल दिया हुआ था, वैल्यू निकालनी थी, यहां पे आपको क्या है ना, एंगल निकालना है, आपको यहां पे एंगल बताना है क्या होगा, यानी आपको वैल्यू दी गई होगी, आपको एंगल बताना है, ठीक है, आपको यहां पे क्या करना है, एंगल बताना है, एंगल फाइंड करना है, क्लियर है, और आपको वैल्यू दी गई है, आपको वैल्यू क्या है, गिवन है। ये हो गया थर्ड टाइप का क्वेश्चन, क्लियर है। अब देखो एग्जांपल के लिए कैसे है, तो फाइंड एक्स और थीटा, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले। 1 में क्या है, अगर tan 5x 1 के बराबर है तो x बताओ, तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो यहां पे हम लिखेंगे कि tan 5x = 1, ये आपको दिया हुआ है। अब आप मेरे को ये बताओ, देखो अब इस टाइप का क्वेश्चन करने से पहले एक चीज हमेशा याद रखना, जब हम एंगल में आ जाते हैं, एंगल की बात करेंगे, तो आपको जो 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है उसमें सिर्फ आपको जो एंगल पढ़ना है वो हमेशा 0 से 90 के बीच में होगा। इस चीज को बस गांठ बांध लेना, दिमाग में रख लेना, आपको जो भी एंगल पढ़ना है वो या तो 0 होगा
या तो 90 होगा या 0 से 90 के बीच में होगा, इससे बड़ा कोई एंगल आपको जनरली पढ़ना ही नहीं है। क्लियर है? तो आप कोई भी एंगल ऐसा बताओगे तो एंगल हमेशा क्या होगा, 0 से 90 के बीच में, मतलब एक्यूट एंगल होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो tan 5x = 1 है, कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहां पे ध्यान देना। यहां पे हम सिंपली लिख देंगे tan 5x। अब बताओ, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इस तरीके का क्वेश्चन ध्यान से सुनना। tan 5x लिख दिया आपने, अब देखो 1, अब इधर tan थीटा है, ध्यान देना जो बोल रहा हूं बहुत अच्छे से, इधर tan थीटा है तो उधर भी tan थीटा लाओ, इधर tan थीटा है तो उधर भी tan थीटा लाओ, क्योंकि आपको tan थीटा को tan थीटा से इक्वेट करोगे ना तब एंगल आ जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं बात समझना। मान लो मैंने लिखा tan x डिग्री = tan y डिग्री, ऐसा मैंने लिख दिया, तो इससे क्या समझोगे कि किसी एंगल का जो टेंजेंट है या tan थीटा है वो किसी और एंगल के टेंजेंट के बराबर है या tan थीटा के बराबर है। तो ऐसा कब हो सकता है, दो tan थीटा कब बराबर होंगे, तभी हो सकते हैं जब वो एंगल बराबर हुए होंगे, वो तभी हो सकते हैं जब वो एंगल बराबर हुए होंगे। तो बस यही वाली कंडीशन यहां पे करते हैं। तो वो दो चीजें ध्यान में रखनी है कि इधर tan है तो उधर भी tan आना चाहिए, इधर कुछ आता cot तो उधर भी cot आना चाहिए। तो इस तरीके से, क्यों, क्योंकि दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स कब बराबर होंगे, खुद सोचो ना, दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स कब बराबर होंगे, जब उनके एंगल बराबर होंगे। एंगल बराबर नहीं होंगे तो कभी बराबर होंगे क्या, नहीं बराबर होंगे। तो इसी वजह से हम ऐसे से लिखते हैं। अब देखो 1, अब 1 को तुम साइन कॉस टैन सेक बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। हम किस टर्म में लिखेंगे, टैन के टर्म में, क्यों, उस तरीके से। तो 1 कहां होता है, 45 डिग्री पे, तो यहां पे क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री। अब देखो दोनों tan बराबर है, मतलब मैं कह सकता हूं यहां से दोनों के टेंजेंट तभी बराबर आएंगे अगर एंगल बराबर रहे होंगे, यानी कि 5x 45 डिग्री के बराबर रहा होगा। तो अगर 5x 45 डिग्री के बराबर रहा होगा तो x कितना हो जाएगा, 45 डिग्री बटे 5, यानी कितना आ गया ये 9 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपकी, 9 डिग्री। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 9 डिग्री। क्वेश्चन खत्म। क्लियर है, ये हो गया। अब देखो इसी में एक जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है वो कैसा बनता है, टाइप 3 पेंट कर देंगे इस लेक्चर को। इसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे डायरेक्टली वैल्यू आपको नहीं दी है, ठीक है, आपको डायरेक्टली वैल्यू देके उसने नहीं किया, उसने एक एक्सप्रेशन दे दिया जिसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। उसने डायरेक्टली वैल्यू नहीं दी, यहां पे उसने एक एक्सप्रेशन दे दिया जिसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखो यहां पे जैसे यहां उसने लिख दिया कि tan 3x जो है वो किसके बराबर है, वो आपका sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री के बराबर है। अब देखो यहां पे उसी तरीके से x निकालना है तो tan 3x। अब देखो यहां पे उसने डायरेक्टली वैल्यू नहीं दी, लेकिन आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया, एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लो। तो देखो sin 45 कितना होता है 1/√2, cos 45 भी कितना होता है 1/√2, sin 30 कितना होता है 1/2। अब यहां से देखो tan 3x = क्या हो रहा है 1/√2 इंटू 1/√2, 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। tan थीटा कहां पे 1 होता है, फिर से देखो क्वेश्चन किस में बदल गया, 45 डिग्री पे 1 होता है। tan 45, देखो इस क्वेश्चन को देखो क्या याद आया, पहला ही वाला क्वेश्चन बन गया, तो ये 1 पे होता है। तो यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं दो एंगल के टेंजेंट तभी बराबर होंगे जब उनकी एंगल की वैल्यू बराबर होगी, यानी 3x 45 डिग्री की इक्वल है तो x कितना हो जाएगा 45/3 यानी कि 15 डिग्री। तो ये आपका टाइप 3। तो एक थम्स अप देना अगर टाइप 1 2 3 समझ में आया हो तो। क्लियर है, चलो हेलो एवरीवन, चलो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग टाइप्स है उसके वो हम कवर करेंगे। क्लियर है, चलो थैंक यू।